स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। वो कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस यहाँ पे ग्रुप किए गए हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चन की वजह से जो लेक्चर इससे पहले आपसे डिस्कस किया गया है उसके बारे में थोड़ी आपको प्रूफिंग भी हो पाएगी कि आपने क्या समझा है, क्या सीखा है। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज हु इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग द टर्म इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था? इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है। कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपके क्या बोले हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। 1776 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी और यहीं से इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इस्टेब्लिश होता है और इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उन्होंने बुक में अपने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, दैट इज ऑट डिमांड एंड सप्लाई। और इन्होंने कहा कि अगर सेल्फ इंटरेस्ट के साथ सभी इंडिविजुअल, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इकॉनमी के सभी इंडिविजुअल अगर काम करते हैं तो मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बेस्ट यूटिलाइज होंगे। ओके, ये कहना किसका था? एडम स्मिथ का था। और उन्होंने कहा कि मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए। मार्केट को क्या बोलना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए। फ्री का मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। सरकार को मार्केट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना एडम स्मिथ का था। और इसी को बाद में लेसेस फेयर इकॉनमी कहा जाता है, जहाँ पे लेसेस फेयर इकॉनमी कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है आपका एडम स्मिथ ने इस्टेब्लिश किया था, जिसको बाद में कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी कहा गया, कैपिटलिज्म कहा गया, कैपिटलिस्ट इकॉनमी कहा गया, जहाँ पे क्या बनाया जाएगा जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो डिसीजन है वो मार्केट लेगी। इन डिसीजन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना एडम स्मिथ का था। तो इनविजिबल हैंड जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय द एडम स्मिथ। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच कम टू बी स्टडीड आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इकोनॉमिस्ट। कौन से इकोनॉमिस्ट की वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में स्टैब्लिश हुआ? डिस्कस किया था आपसे मैंने, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करके एक लेक्चर आपसे डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि 1930s की जो मंदी है, जिसको हम बोलते हैं महान मंदी बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, उस समय आई थी। और जो क्लासिकल के जो थॉट्स थे दैट वर नॉट सफिशिएंट इनफ टू रिकवर द वर्ल्ड फ्रॉम दिस ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s। तो एक प्रोफेसर थे आपके जे एम किन्स, पूरा नाम जॉन मेनार्ड किन्स है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी आपकी 1936 में जो कि पब्लिश हुई थी। पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी है पुस्तक का नाम। उसमें इन्होंने क्लासिकल के जो भी थॉट्स थे उनको उन्होंने रीइस्टेब्लिश किया। क्लासिकल के जो थॉट्स थे उनको एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्ट किया, जो भी थॉट्स थे उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया। और उन्होंने कहा कि इस समस्या से पूरा विश्व गुजर रहा था, महान मंदी की समस्या से गुजर रहा था। इस समस्या से मार्केट अपने आप नहीं निकल सकता है। मार्केट जो एजेंट हैं अपने से इस से नहीं निकल सकते हैं। इसके लिए किसको आना पड़ेगा? इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के रोल को इन्होंने सबसे पहली बार इस्टेब्लिश किया और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन हिट इन यूनाइटेड स्टेट में जो ग्रेट डिप्रेशन था वो कब हिट किया? दैट वाज 1929 में आपकी मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सही है आपका। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी जिसको मार्केट इकॉनमी हम कह रहे हैं, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सरकार के नहीं होते हैं, हमारे आपके प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं। इन कम्युनिस्ट नेशन जहाँ पे जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट के होते हैं। स्टेट का मतलब कॉमन प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, किसी भी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ये भी सही है। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी देयर इज़ अ मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट। यस, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मिनिमम है, मतलब खास करके जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, खास करके देश की सुरक्षा, चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, इंटरनल सिक्योरिटी बाय एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले को ही गवर्नमेंट फ्री मार्केट इकोनॉमी में देखती है। इकोनॉमिक जो क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इसके बारे में गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। तो बोल रहा है विच ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर डी हो जाएगा आपका, दैट इज ऑल आर करेक्ट। फिफ्थ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द 4 मेजर फैक्टर। 4 मेजर फैक्टर को डील करता है, वो कौन कौन से हैं? ये और कुछ नहीं, जो 4 सेक्टर आपको बताया गया था ना, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझाया गया था आपको, वही आपके 4 मेजर फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं देखिए, हाउस होल्ड, ठीक है, फर्म जो कि प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और एक्सटर्नल सेक्टर जो कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात की थी हम लोगों ने, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात की थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की थी। ये आपका आंसर नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट, जो कि 4 मेजर फैक्टर को डील करता है। ओके, व्हाट आर द कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स क्या हैं? गुड्स यूज फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। गुड्स सच एज टूल्स मशीनरी, टूल्स मशीनरी आपका कंजम्पशन गुड्स नहीं है, दैट इज़ अ कैपिटल गुड्स, तो इसको भी आप गलत ही मानिए। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड बाई फुल्ली व्हेन परचेज बाय द कंज्यूमर, ये जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड फुल्ली व्हेन परचेज बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर खरीदता है वही क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। प्रोड्यूसर जो खरीदेगा वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स डिस्कस किया है आपसे पहले भी। कैपिटल गुड्स क्या है? जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे समय तक इस्तेमाल होता है और जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? गुड्स यूज फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, goods such as tools, machinery, etc. which are used to create final consumer goods, goods and services that are consumed fully when purchased by the consumer. C भी नहीं है, A भी नहीं है, the B option is correct. Goods such as tools, machinery, etc. which are used to create final consumer goods. That means मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से यूज होता है। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, मशीनरी का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड टू कैलकुलेट फाइनल आउटपुट। इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल आउटपुट का जो वैल्यू है कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमी का कैलकुलेट करते हैं, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो खर्च हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज देयर वैल्यू इज़ इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स, सो दे आर नॉट एडेड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर इंटरमीडिएट गुड्स के प्रोडक्ट वैल्यू को अलग से हम ऐड कर लेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज़ क्या होगी, 2 बार काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक समस्या है जिससे बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन वाइल डिनोटिंग अ नेशनल इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के संदर्भ में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी सिंपल, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। बताया था आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में वो मशीन जो भी प्रोड्यूस हुई है उन सबको शामिल करते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी मशीनें प्रोड्यूस हुई हैं सबको शामिल करते हैं, और जो मशीनें प्रोड्यूस हुई हैं वो 2 तरीके से होती हैं। एक तो एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, एडिशन की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट,
और जो मशीन आपकी रिप्लेस के लिए यूज़ हुई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये दोनों को अगर हम सम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। What does the term फ्री मार्केट डिनोट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? फ्री मार्केट का मतलब क्या है? ओके पहले भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हो रहा था, इसके आंसर क्या दिया है, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड एंड मिनिमम रेगुलेशन। दैट इज़, यही आपका करेक्ट है कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड, व्यापार के संदर्भ में सरकार का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, या अगर है तो बहुत कम होना चाहिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के संदर्भ में बस, और रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, फ्री इकोनॉमी कहेंगे। ओके बाकी मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ओन्ड बाय स्टेट, ये तो आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक्स कैन स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन की जब बात की जाएगी, इकोनॉमी की बात की जाती है, इकोनॉमी एज अ होल की बात की जाती है, और जब इकोनॉमी की बात की जाएगी तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, मतलब इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो फिनोमिना। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी, किस चीज़ की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता, होल इकोनॉमी की बात करता है, नेशनल इनकम की बात करता है, एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है, एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं करता। किसकी बात करता है, जीपीएल की बात करता है, जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस की बात करता है, एक गुड्स की प्राइस की बात नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच मस्ट गोज टू। मैक्रो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट का क्रेडिट किसको जाता है? इससे पहले भी ये प्रश्न आपका आया था, क्या, लॉर्ड किन्स। जो लॉर्ड किन्स क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी है, दैट इज़ करेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच इन्होंने ही डेवलप किया था 1930s में, खास करके जब मंदी, भयानक मंदी या महान मंदी का काल था पूरे विश्व में। अभी इससे पहले भी ये प्रश्न आपके सामने आया था। विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर इससे कौन सा है? अब देखिए ध्यान से, ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ का मतलब पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करेंगे, जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करिए, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इंडिविजुअल इनकम की बात करिए, इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मार्केट स्ट्रक्चर, किसी एक मार्केट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कमोडिटी मार्केट होगा, चाहे वो आपका फैक्टर मार्केट होगा, ये भी क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग नहीं, फैक्ट्री प्राइसिंग की बात की रही, किसी एक फैक्ट्री की कमोडिटी के क्या प्राइस है, ये भी क्या है, माइक्रो आपका है। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका ए, वो है ग्रोथ थ्योरी। ग्रोथ जब भी बात करेंगे, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और इसलिए ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। ओके, मैक्रो एंड माइक्रो अप्रोचेज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैक्रो क्या है, एक एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट आपका है। ठीक, जब हम सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा, जब हम सारे कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो वो मैक्रो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर इकोनॉमिस्ट स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड आर टू टाइप। जो भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक आपका होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ओके, तो जो भी आपके इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये आपके एक को पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब रियलिटी की बात करता है, व्हाट इज़ की बात करता है, ठीक है, फैक्ट्स की बात करता है, ठीक है, क्या फैक्ट्स हैं उनकी बात करता है। अब ये फैक्ट्स आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबसे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि एट प्रेजेंट टाइम 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर, भारत की जो 22% जनसंख्या है वो गरीब है, तो ये क्या है, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम ये कहें कि देयर शुड नॉट बी पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी नहीं होनी चाहिए, ये क्या है, हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की।
व्हाट शुड बी की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ओके। 17 इन अ मार्केट इकोनॉमी हाउस होल्ड डिसाइड्स विच फॉर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाई विद देयर इनकम। हाउस होल्ड ये डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्म के लिए उनको काम करना है और क्या खरीदना है अपनी इनकम से, वो खुद डिसाइड करते हैं। ओके। प्रॉफिट एंड सेल्फ इंटरेस्ट गाइड द डिसीजन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। वेरी गुड। सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये डिसाइड करता है कि फर्म और हाउस होल्ड कैसे काम करेंगे। फॉर्म्स डिसाइड whom टू हायर एंड what टू प्रोड्यूस। फॉर्म्स खुद डिसाइड करती हैं क्या बनाना है और उसके लिए किन लेबरर्स को हमें हायर करना है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ये मार्केट इकोनॉमी में ये तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर अगर ऑपरेट करते हैं तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टैटिस्टिक्स सच एज जीडीपी, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द ट्रेड बैलेंस। बाकी सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड बैलेंस का मतलब केवल गुड्स से रिलेटेड है कि कितने गुड्स का आपने एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू क्या है और कितने गुड्स का आपने इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसका जो बैलेंस आएगा उसी में क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं। ओके। तो ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स इन चारों के रिगार्डिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक, मैक्रो बोलेंगे कि माइक्रो बोलेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं जीडीपी ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इकोनॉमी की बात करता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी की बात करता है, ट्रेड बैलेंस भी क्या है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में भी बात करते हैं। दैट मीन्स दीज आर द मैक्रो वेरिएबल सिंस दे टेल अस अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपके मैक्रो वेरिएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कैपिटलिज्म रिफर्स टू। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम एंड कार। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का जो प्राइवेट ओनरशिप है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, दैट इज रिफर्स टू कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 इन इकोनॉमिक्स अ गुड इज समथिंग विच, किसे हम गुड कहेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइंग वांट्स एंड नीड्स। जो आपकी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, गुड कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल। एक और होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, या उसको हम एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम पॉपुलर आफ्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स कब पॉपुलर हो गया, तो 1929 से लेकर के 33 तक जो आपका ग्रेट डिप्रेशन चला था उसी समय आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज बिकम पॉपुलर एंड बीइंग द सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने किया था इसको डेवलप, J.M. किन्स ने डेवलप किया था, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, जनरल थ्योरी। कब आई थी, 1936 में पब्लिश हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए द टर्म मैक्रो हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम। पहले तो ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, तो ग्रीक आपका देखिए ए है और सी है, मतलब ए और सी में से कोई सही हो सकता है। तो ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। सी वाला देख लीजिए ग्रीक वर्ड्स मैक्रोज मीन्स स्मॉल, स्मॉल का मतलब माइक्रो होता है, दैट मीन्स ये वाला गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, आपका मैक्रो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि मैक्रोज है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो वेरिएबल होंगे उन्हीं की स्टडी करेंगे भाई।
थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी से रिलेटेड, दैट मीन्स ऑल ऑफ देम, सबकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल है? हायर लेवल ऑफ जीडीपी, यस आई वांट, बीइंग इकोनॉमी वी वांट हमारा जीडीपी का लेवल हायर हो। टू अचीव हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर भी मैक्सिमम होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस स्टेबल हों, ये भी हम चाहते हैं। ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब सारे के सारे हम सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोफेसर जे.एम. किन्स रोट अ बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, यस इट इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। पहले भी आपसे डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि 1930s में ये बुक पब्लिश हुई थी, जो कि क्लासिकल के जो भी थॉट्स हैं, क्लासिकल के जो भी आपके थ्योरीज थी, उनको उन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्राडिक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 28, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स विच वी आर यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली एंड द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स विच वी आर यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, दैट वर फर्स्ट गिवन बाय द रेगनर फिर्स, एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में। 1933 में इन्होंने ये दोनों टर्म को स्टैब्लिश किया था, दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय रेगनर फिर्स, इसको भूलिएगा नहीं आप, रेगनर फिर्स ने ये वर्ड माइक्रो और मैक्रो दिया था। ओके, दैट इज़ ट्रू, ये भी सही है। Okay, question number 29, let's see that question number 29, what is it? According to the analysis of British economist John Maynard Keynes ब्रिटेन के रहने वाले थे, market coordinates supply and demand so that the policy of laissez-faire would prevent recession, ये गलत है आपका, कि मार्केट इकॉनमी में जो आपका रिसेशन आया था 1930s में, वो इसीलिए आया था क्योंकि मार्केट डिमांड और सप्लाई खुद से ऑपरेट कर रहे थे। लेसेस फेयर इकॉनमी का मतलब जहाँ पे मार्केट एक्टिविटीज़ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे.एम. किन्स ने नहीं कहा था कि रिसेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा, ऐसा कहा था जे.एम. किन्स ने। बी ऑप्शन कह रहा है इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस वर द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड इन द अनसर्टेन वर्ल्ड। गवर्नमेंट डिमांड कुड बी यूज टू स्मूथ द फ्लैक्चुएशंस इन एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम। तो गवर्नमेंट की बात की थी, गवर्नमेंट डिमांड की बात की थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की थी कि अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का कम है, ठीक है, 1929 से लेकर के 33 तक जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कहा जाता है, इसमें समस्या क्या थी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी, इकॉनमी की एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे में सरकार, अगर एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रही है तो सरकार को आकर के एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देना चाहिए, सरकार को खुद डिमांड करना चाहिए। तो दैट वाज द ऑप्शन नंबर सी विच वाज सजेस्टेड बाय द जे.एम. किन्स। ओके, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये तो क्लासिकल्स ने कहा था, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सबसे पहली बात ये कॉन्सेप्ट दिया था जे.बी. से ने, इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कैसे? तो उन्होंने सर्कुलर फ्लो की बात की थी, हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉर्म सेक्टर है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर गया फॉर्म सेक्टर में क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी सर्विसेज उन्होंने दी, जो भी प्रोडक्शन किया दैट वाज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, जो भी प्रोड्यूस हुआ दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। तो सप्लाई हुई वो क्या हो गई, कंज्यूम कर ली गई। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा मानना जे.बी. से का था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो भी चीज़ बनती है, जिन लोगों ने बनाई है उनके द्वारा ही क्या कर ली जाती है, खरीद ली जाती है, इसलिए उतना ही प्रोडक्शन होता है जितने की डिमांड हो, या जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, बिक जाता है। ऐसा मानना क्या था, जे.बी. से का। इसको हम बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बहुत फेमस लाइन है और ये कई बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन, मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे
तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे काम करती है, रेगुलेटिंग मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, और मनी सप्लाई को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रेगुलेट करती है। इनडायरेक्टली रेगुलेट कैसे करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए बता दूं, बैंक रेट है आपका, बैंक रेट है, उसके बाद आपका CRR है, SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। दीज आर द क्वांटिटेटिव टूल्स, the quantitative tools of monetary policy which is being used to regulate the market supply in the economy। इनकी वजह से इकोनॉमी का जो चीज़ प्रभावित होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के थ्रू काम करती है, ध्यान दीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसीज वर्क विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर आपका C सही है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके थ्रू काम करती है शॉर्ट रन में, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट। सो होप ऑल क्वेश्चंस यू हैव क्लियरली सॉ दैट, अच्छे से आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, यू कैन कमेंट, आई विल डिस्कस ऑन दैट मैटर दैट इश्यूज। ओके गाइज, थैंक यू।